कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा पार्ट नंबर 1 का। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन. So first question here is, which Japanese semiconductor company partnered with Tata Electronics Private Limited to manufacture semiconductors? तो recently रोहम कंपनी लिमिटेड नाम से एक जापानीज कंपनी है जिसने इंडिया की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ आपका पार्टनरशिप किया है मैन्युफैक्चर करने के लिए सेमीकंडक्टर्स को, राइट? This collaboration supports India's vision of building self-reliant and sustainable semiconductor supply chain. ये जो है dependency reduce करेगा on the imports and it will strengthen India's role in a global semiconductor ecosystem, right? The partnership will cater to multiple high demand industries जैसे आपका ऑटोमेटिव हो गया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, डिफेंस, एरोस्पेस सेक्टर्स। सो ये आपके यहाँ पे जो है इन सब चीज़ों को ये कैटर करेगा, राइट? नाउ इसके अलावा रोहम की बात करें तो इस पार्टनरशिप में रोहम जो है ये आपका प्रोवाइड करेगा एडवांस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस टेक्नोलॉजी, ठीक है? टीईपीएल जो है ये ऑफर करेगा असेंबली एंड टेस्टिंग कैपेबिलिटीज टू स्केल प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है? एंड इसका आउटकम क्या होगा? टुगेदर दे विल बिल्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया जो एश्योर करेगा क्वालिटी एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को, राइट? Now next question here, ICICI Bank Limited acquired an additional stake of what percent in ICICI Prudential Asset Management Company Limited for rupees 2140 crore. So ICICI Bank ने 2% एडिशनल चार्ज जो है एडिशनल स्टेक जो आपका है वो एक्वायर किया है किसमें? ICICI Prudential Asset मैनेजमेंट कंपनी में। बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक ने शेयर परचेज अग्रीमेंट साइन किया था प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग लिमिटेड के साथ 2% एडिशनल स्टेक एक्वायर करने के लिए आपकी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। एंड नाउ इनके जो आपके स्टेक हैं वो बढ़ के कितने हो गए हैं? 53% हो गए हैं, ठीक है? और जो प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग लिमिटेड है इनके अब रह गए हैं 47%। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली आरबीआई ने कुछ मास्टर डायरेक्शंस आपके इशू किए थे रिगार्डिंग द रूपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, ठीक है? ये क्या डायरेक्शंस हैं उनको गो थ्रू करते हैं। सो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलाउ किया गया है बोथ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट्स को टू पार्टिसिपेट इन अ रूपी डिनोमिनेशन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन, दैट इज आईआरडी ट्रांजेक्शंस के लिए इनको अलाउ किया गया है, चाहे वो रेजिडेंट्स हो और नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है? दीज डायरेक्शन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2026 एंड ये इशू किए गए हैं अंडर दी सेक्शन 45W ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 एंड अदर पावर्स कन्फर्ड टू दी आरबीआई। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये आपका एप्लीकेबल है टू दी it applies to the rupee IRD transaction conducted in the over the counter market recognized stock exchange in India, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बोला है, जो एक्सचेंज रेट IRDs हैं दे कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस विद अ प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, ठीक है? प्रायर अप्रूवल, आरबीआई का अप्रूवल इनको यहाँ पे जो है चाहिए होगा, राइट? एनी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट प्राइस और इंडेक्स यूज्ड इन एक्सचेंज ट्रेडेड IRDs मस्ट बी बेंचमार्क पब्लिश्ड एंड authorized by an authorized financial benchmark administrator, right? Second, जो किस पे अप्लाई होगा? मार्केट मेकर्स पे। entities eligible to act as a market makers in IRDs include your scheduled banks, standalone प्राइमरी डीलर्स आपके हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गए, एनबीएफसी जो है अपर लेयर वाली, ठीक है? वो इसमें आ जाते हैं आपके। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड बैंक जो आपके हैं जैसे एग्जिम बैंक, नबार्ड, ये भी इसमें आ जाते हैं। फाइन। मार्केट मेकर्स क्या है? बेसिकली इट कोट्स प्राइस एंड प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द मार्केट। फाइन। यूजर क्लासिफिकेशन की बात करें तो मार्केट मेकर्स मस्ट बी क्लासिफाई पार्टिसिपेंट्स एज, इसमें दो टाइप के आपके रहेंगे, रिटेलर यूजर और नॉन रिटेल यूजर्स। इनको हम ऐसे क्लासिफाई कर रहे हैं। एंड जो रिटेल यूजर है दे कैन ट्रेड सिंपल IRDs ओनली, ठीक है? दे कैन बाय ऑप्शंस फॉर हेजिंग प्रोसेसेस पर्पसेस एंड कैन नॉट ट्रेड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स। ये आपके थे रिटेल यूजर्स के लिए कि ये क्या क्या कर सकते हैं। अब नॉन रिटेल की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स IRDs जो हैं उनमें ट्रेड कर सकते हैं इंक्लूडिंग योर स्वैप्शन, राइट? एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्पस, राइट?
नेक्स्ट है जो प्राइस वैल्यू है आपकी, प्राइस वैल्यू ऑफ अ बेस पॉइंट, यहाँ पे बेसिकली इसके लिए जो आपका पीवी बीपी है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये मेजर करेगा सेंसिटिविटी ऑफ अ डेरिवेटिव टू द इंटरेस्ट रेट चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, आरबीआई ने प्रपोज की है कैप फॉर नॉन रेजिडेंट पोजीशंस, ठीक है। अंडर दिस एग्रीगेट जो आपके एग्रीगेट प्राइस वैल्यू ऑफ बेस पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो जो एग्रीगेट होगा आपका पीवीबीपी का ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग आईआरडी रेट्स बाय द नॉन रेजिडेंट, इट शुड नॉट एक्सीड, मतलब यहाँ पे कैप क्या लगाई गई है कि ये एक्सीड नहीं करेगा आपका ₹1000 करोड़, ठीक है। तो ये कंडीशन, ये कैप यहाँ पे लगाई गई है आरबीआई के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, जो मार्केट मेकर हैं इनको रिपोर्ट करना होगा, रिपोर्ट ऑल global over the counter IRD transaction to the trade repository and it is operated by your clearing corporation of India limited, right? Now other condition क्या है, for exchange traded instrument, जो non resident है जिसमें FPIs जो है आपके आ जाते हैं, it cannot hold net long positions exceeding ₹5000 करोड़। पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था कि कैप कितने की लगाई है, 1000 करोड़ की, और यहाँ पे बात की जा रही है कि जो नॉन रेजिडेंट है जिसमें इंक्लूडेड है आपका एफपीआईज, दे कैन नॉट होल्ड नेट लॉन्ग पोजीशन एक्सीडिंग ₹5000 करोड़ अक्रॉस ऑल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, राइट। नाउ इस पे इस क्वेश्चन कर लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आरबीआई रूपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स डायरेक्शन 2025। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो डायरेक्शन है इट अलाउस बोथ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट टू अंडरटेक रूपी डिनोमिनेटेड आईआरडी ट्रांजेक्शन, करेक्ट है ये वाला। दूसरा क्या कह रहा है, रिटेल यूजर कैन ट्रेड कॉम्प्लेक्स आईआरडीज इंक्लूडिंग स्वैप्शंस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो ये आपका नॉन रिटेलर के लिए था, राइट। तो ये अलग गलत हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है नॉन रेजिडेंट्स एग्रीगेट पीवीबीपी ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग आईआरडीज रेट इज कैप्ड एट ₹1000 करोड़, तो ये अलग भी सही है आपका, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 ओनली। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 इज द राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपका न्यूज आता है वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड। तो रिसेंटली जो सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है एट दी आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है वाई पॉइंट वीसी, वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड, विच इज इंडियाज फर्स्ट डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड मैनेज बाय एन एकेडमिया लिंक्ड इंक्यूबेटर, ठीक है। इसके लिए टोटल फंड साइज रखा गया है 250 करोड़ का। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड करना early stage risk capital to deep tech startups in India and helping them to grow from pre-seed and seed stages, right? Structures की बात करें तो इसमें यहाँ पे mention किया गया है, it is approved by the SEBI, registered as category second alternative investment fund and it will be managed by your SINE IIT Bombay, linking the fund directly to the academic research and innovation, ठीक है। स्ट्रैटेजीज की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, ये इन्वेस्ट करेंगे 25 से 30 स्टार्टअप्स में एंड फोकस करेंगे प्री सीड एंड सीड स्टेज स्टार्टअप्स को, विच विल बी इमर्जिंग फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे एंड अदर टॉप एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप्स कितनी कर सकते हैं, 15 करोड़ की जा सकती है। प्रायोरिटी फोकस एरियाज की बात करें तो यहाँ पे जो फंड है ये टारगेट करेगा हाई इम्पैक्ट डीप टेक सेक्टर्स को, जिसमें एआई, एडवांस कंप्यूटिंग, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर आपका शामिल है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी आपका आता है, ठीक है। नाउ इस पे क्वेश्चन करते हैं, द वाई पॉइंट वीसी फंड इज रजिस्टर्ड अंडर विच कैटेगरी ऑफ अ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अभी हमने पढ़ा ये सेकेंड कैटेगरी में आपका आता है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, पीएफआरडीए ने रिसेंटली मास्टर सर्कुलर आपके यहाँ पे रिलीज किए थे, ठीक है, ऑन इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस इशूड फॉर गवर्नमेंट सेक्टर पेंशन स्कीम्स, जिसमें आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, अटल पेंशन स्कीम है, ठीक है, अटल पेंशन योजना है, देन आपका अटल पेंशन योजना फंड स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, ये सारी आपके इंक्लूडेड है, ठीक है। अब बात करते हैं सीधा पॉइंट पे, तो जो ये मास्टर सर्कुलर है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसमें क्या बोला गया है, जो पेंशन फंड्स है ये इन्वेस्ट किए जा सकते हैं अप टू 65% ऑफ देयर टोटल पोर्टफोलियो इन अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसको सेफेस्ट एंड लीस्ट रिस्की माना जाता है, ठीक है, लीस्ट रिस्की इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोले हैं, एनहांस करने के लिए लिक्विडिटी एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट को अप टू 5% ऑफ टोटल
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो, इनको भी इन्वेस्ट किया जा सकता है म्यूचुअल फंड में, बट क्या बोला है, विच आर डेडिकेटेड टू दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एंड जो म्यूचुअल फंड रेगुलेट किए जाते हैं सेबी द्वारा, उनमें ही यहाँ पे अप टू 5% ऑफ टोटल जी सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो जो है यहाँ पे किया जा सकता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट बोला है जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है आपके, इनके बारे में बात करें तो पेंशन फंड जो है इनको इन्वेस्ट किया जा सकता है अप टू 45% इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट्स, बैंक डिपॉजिट्स में। ठीक है, यहाँ पे भी एक कंडीशन है, जो इन्वेस्टमेंट्स है दे आर अलाउड इन सिक्योरिटीज रेटेड बिलो AA कैटेगरी। ठीक है, provided that investments in securities rated from AA- to A shall not exceed up to 10% of a total debt instrument portfolio in the concerned scheme। तो ये भी यहाँ पे कंडीशन लगा दी गई है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड पॉइंट है शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो पेंशन फंड यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया जा सकता है अप टू 10% इन अ शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कॉमर्शियल पेपर्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए इनमें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, इन्वेस्टमेंट्स इन कॉमर्शियल पेपर्स कैन बी मेड ओनली इफ दे आर रेटेड A1+ बाय एटलीस्ट 2 सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो ये कंडीशन भी याद रखनी है। नेक्स्ट आता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है, यहाँ पे क्या बोला है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैप की गई है एट 25% ऑफ अ पोर्टफोलियो, एंड फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड इन इक्विटीज थ्रू IPOs, ठीक है, FPOs, आपका ऑफर्स फॉर सेल, इंडेक्स लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स, इनमें यहाँ पे आपका इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है एसेट बैक्ड ट्रस्ट स्ट्रक्चर्ड एंड मिसलेनियस इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या बोला है, मैक्सिमम ऑफ 5% कैन बी इन्वेस्टेड इन एसेट बैक्ड ट्रस्ट स्ट्रक्चर्ड एंड मिसलेनियस इन्वेस्टमेंट्स। और जो ये फंड है, द फंड शैल इन्वेस्ट इन ओनली दोज AIF टू दोज AIF जिसका कॉर्पस जो है वो आपका कितना होना चाहिए, 100 करोड़ का होना चाहिए, 100 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, एंड एक्सपोजर टू सिंगल AIF शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द AIF साइज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनहांस करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी, पेंशन फंड्स जो हैं दे आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन, ये आप इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड एंड सिल्वर ETFs में। ठीक है, आपके REITs एंड इन्विटीज में, AAA रेटेड म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में, एंड गवर्नमेंट डेब्ट ETFs में यहाँ पे जो है क्या बोला है, इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अलाउ किया गया है। इसके अलावा सेवेंथ पॉइंट यहाँ पे है सब्सक्राइबर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट NPS और UPS सब्सक्राइबर PFRDA ने अनाउंस किया है, PFRDA ने इंट्रोड्यूस किया है 2 न्यू ऑटो इन्वेस्टमेंट चॉइसेस। ठीक है, ये आपके कॉम्प्लीमेंट करते हैं एग्जिस्टिंग जो आपके ऑप्शन है। एक्टिव चॉइस, सब्सक्राइबर डिसाइड करेगा एलोकेशन, एंड ऑटो चॉइस जो है इट इज एज बेस्ड एलोकेशन, ये आपकी रहेगी। ठीक है, PFRDA के बारे में बात करें, इसके चेयरमैन है शिवा सुब्रमण्यम रामन, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, दिल्ली में। स्टैब्लिश किया गया था एज अ रेगुलेटरी बॉडी 2003 में, एंड लेटर इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दिया गया थ्रू PFRDA एक्ट 2013। ठीक है, इन दी इस एक्ट के थ्रू इसे पास किया गया था सितंबर 2013 में, एंड ऑफिशियली इसे नोटिफाई किया गया था 1 फरवरी 2014 में। राइट, अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन की। विद रेफरेंस टू द पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, पेंशन फंड इन्वेस्ट किया जा सकता है अप टू 65% ऑफ देयर पोर्टफोलियो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, करेक्ट है। दूसरा है इक्विटी एक्सपोजर ऑफ पेंशन फंड्स इज कैप्ड एट 30% ऑफ अ टोटल पोर्टफोलियो, गलत है, 25% है। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है, पेंशन फंड्स कैन इन्वेस्ट इन अ गोल्ड एंड सिल्वर ETFs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 ओनली। राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने साइन किया है 3-year MOU एनहांस करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड टू ब्रॉडन एक्सेस टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट with which stock exchange। तो recently डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है, the department of post has signed 3-year agreement, 3-year MOU with which stock exchange। इनमें से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है जिसके साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, किस चीज के लिए, आपका एनहांस करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को, ब्रॉडन करने के लिए एक्सेस टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। राइट, सो आंसर हियर इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ। ठीक है, और ये अग्रीमेंट साइन किया था मनीषा बंसल बडल जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से थे, एंड
सुंदरामन रामामूर्ति जो MD एंड CEO हैं आपके BSE के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट जो है एक्सचेंज हुआ था। साथ में ही इस MOU के तहत इंडिया पोस्ट जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स थ्रू इट्स पोस्टल नेटवर्क एंड the initiative will use BSE Star Mutual Fund, India's largest mutual fund distribution platform, right? BSE यहाँ पे जो है सपोर्ट करेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एंड ऑनबोर्डिंग ऑफ अ ट्रेन्ड पोस्टल स्टाफ। तो बेसिकली यहाँ पे जो पोस्टल स्टाफ है उसको ट्रेन किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी एंड दे विल बी सर्टिफाइड एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, राइट? The certified employees will receive employee unique identification number जो 10 डिजिट का आपका होगा, 10 डिजिट अल्फान्यूमेरिक कोड ये होगा फॉर ट्रांसपेरेंसी, राइट? नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे मंथली बुलेटिन आपका रिलीज किया गया था नवंबर मंथ का 2025 एंड इसे रिलीज किसने किया था? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा। टोटल यहाँ पे 3,73,229 पर्सन्स को सर्वे किया गया है, जिसमें से रूरल एरियाज के आपके 2.13 लाख है एंड अर्बन एरियाज के 1.59 लाख है, ठीक है? ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो ये आपका नवंबर मंथ में डिक्लाइन हुआ है 4.7%, इट डिक्लाइन टू दी 4.7%, जो लोएस्ट है आपका सिंस अप्रैल 2025, ठीक है? नाउ एरिया वाइज की अगर हम बात करें आपके अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो रूरल एरिया में 3.9% है एंड अर्बन आपके एरिया में ये आपका 6.5% देखने को मिला है। अगर जेंडर वाइज बात करें आपके अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो फीमेल का यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 5.4% टू 4.8% इन नवंबर एंड आपका मेल की बात करें तो ये 5.1% जो अक्टूबर में था इससे रिड्यूस होकर 4.6% हुआ है नवंबर 2025 में। इसके साथ ही बात करते हैं ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, तो ये आपका इंक्रीज हुआ है 55.8% इन मंथ ऑफ नवंबर एंड ओवरऑल वर्क पॉपुलेशन रेशियो जो है ये भी आपका इंक्रीज हुआ है, ठीक है? 52.5% से ये इंक्रीज होके आपका 53.2% हो गया है, ठीक है? नाउ क्वेश्चन इज एज पर द PLFS मंथली बुलेटिन नवंबर 2025 ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इंडिया में ये कितना डिक्लाइन हुआ है एंड ये डिक्लाइन हुआ है 4.7% तक, ठीक है? ये आपका कितना रिड्यूस हो गया है? इट इज रिड्यूस टू दी 4.7%. Now next is the Appointments Committee of Cabinet approved the reappointment of which official as Managing Director of SBI for the second 2-year extension from 27 January 2026 to 31st December 2027. तो अभी जो हमारी Appointments Committee of Cabinet है which is chaired by the PM मोदी जी, ठीक है, इन्होंने अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट आपके अश्विनी कुमार तिवारी का एज ए MD ऑफ SBI, ठीक है? इनको बेसिकली इनका जो पद है उसमें एक्सटेंशन इनको मिला है, ओके? इसके अलावा बाकी अदर जो हमारे MD हैं SBI के, इनकी बात कर लेते हैं। तो टोटल 4 यहाँ पे MD हैं, एक अश्विनी कुमार तिवारी जी हो गए, दूसरे हैं राणा आशुतोष कुमार सिंह, रामा मोहन राव एंड रवि रंजन, राइट? अब बात करें अश्विनी कुमार जी की, तो इन्होंने प्रीवियसली सर्व किया है MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज। नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है under the Ministry of Communication directed all IRDAI regulated entities to adopt which series of phone numbers for service and transactional calls to the customers by 15th February 2026. So हमारा जो TRAI है, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने बोला है IRDAI को कि इनके जो आप फोन नंबर्स हैं, ठीक है, वो आपके होंगे 1600 सीरीज वाले। मतलब इनको डायरेक्शन दिया है कि आप अपने जो नंबर आपके हैं वो पुराने नंबर को चेंज कीजिए और आपका कौन सा सीरीज के नंबर अब यहाँ पे होने चाहिए? 1600 सीरीज के, 1600 सीरीज के नंबर आपके होने चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, राइट, उसको अगर कॉल जाएगी तो उसको इजीली पता चल जाएगा कि भाई ये जेन्युइन कॉल है, ठीक है? Now, 1600 series assigned by the Department of Telecommunication for use by banking, financial services, insurance entities and selected government bodies को ये आपका assign किया गया है, ठीक है? Now next question है, how much funding did Google announce to support artificial intelligence center of excellence in India? तो रिसेंटली गूगल ने अनाउंस किया है कि $8 मिलियन की फंडिंग ये प्रोवाइड करेंगे
ठीक है, इंडिया के एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए। अब यहाँ पे 4 एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की जा रही है, जिसमें पहला आपका आता है ट्रांसलेशन एआई फॉर नेटवर्क्ड यूनिवर्सल हेल्थ फाउंडेशन, ये आपका है इन दी ISC बेंगलुरु, ठीक है, फॉर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ट्रीटमेंट। दूसरा है एरावत रिसर्च फाउंडेशन, ये आपका है IIT कानपुर में, जो यूज करेगा फंड्स को इन AI ड्रिवन अर्बन गवर्नेंस। तीसरा आता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन, IIT मद्रास का, एंड ये क्रिएट करेंगे इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू एनहांस लर्निंग एंड टीचिंग आउटकम्स, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट आपका अलायंस फॉर नेक्स्ट जनरेशन नरिशमेंट थ्रू द आर्टिफिशियल मॉडर्नाइजेशन, ये आपका है IIT रोपड़ में, एंड ये यूज करेगा फंड्स को डेवलप करने के लिए डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये 4 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है आपका है, यहाँ पे इस फंडिंग को यूज किया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे और भी जो गूगल है इसने और भी यहाँ पे अनाउंसमेंट किए हैं, जैसे अनाउंस किया है आपका 4 लाख फंडिंग, $4 लाख फंडिंग, किसके लिए? मेड गेमा बेस्ड आपका कोलैबोरेशन जो है, जो फोकस करेगा इन डेवलपिंग हेल्थ फाउंडेशन मॉडल्स एंड इंटीग्रेट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, DPI में, राइट। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, गूगल ने प्लेज किया है कि ये $50,000 फंडिंग यहाँ पे जो है देगा ginai.ai को एंड CoreOver.ai को, राइट। देन नेक्स्ट है IIT बॉम्बे को $50,000 यहाँ पे दिए जाएंगे प्रोसेस करने के लिए इंडिक लैंग्वेज हेल्थ गवर्नेंस एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के लिए, एंड फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडिया सेंट्रिक ट्रेड डेटाबेस, राइट। देन नेक्स्ट है $2 मिलियन फंडिंग यहाँ पे ग्रांट की गई है स्टैब्लिश करने के लिए इंडिक लैंग्वेज टेक्नोलॉजी रिसर्च हब को IIT बॉम्बे में, राइट। नेक्स्ट आपका है $2.5 मिलियन फंडिंग यहाँ पे जो है दी जाएगी फॉर द हेल्थ वानी असिस्टेंट, सपोर्ट करने के लिए आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स को, एंड एडिशनल $2 मिलियन फॉर गरुड़ा LLM जो फोकस करेगा आपका एग्रीकल्चर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ है गूगल का विद दी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी डिप्लॉय करने के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर मेडिकल रिकॉर्ड कन्वर्जन इनटू फास्ट हेल्थ केयर इंटरऑपरेबिलिटी रिसोर्स स्टैंडर्ड, और इनका प्लान है टू ब्रिंग 4 लाख प्लस रजिस्टर्ड हेल्थ फैसिलिटीज इनटू अ गूगल मैप्स एंड सर्च, राइट। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी कोलैबोरेशन से रिलेटेड यहाँ पे आपके जो है फंडिंग की बात की गई है। अग्रीमेंट यहाँ पे गूगल और रिन्यू एनर्जी ग्लोबल प्लेक का साइन हुआ है 150 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए इन दी राजस्थान, ठीक है। इसके अलावा गूगल जो है ये परचेज करेगा कार्बन क्रेडिट्स एंड एनर्जी एट्रीब्यूट्स, बूस्ट करेगा प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड एडिंग कार्बन रिडक्शन गोल्स, राइट। एंड ये जो प्रोजेक्ट है इट इज एक्सपेक्टेड ये सप्लाई करेगा 4.25 लाख मेगावाट आवर एनुअली, पावरिंग 3.60 लाख इंडियन हाउस होल्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपका जो है रिस्ट्रिक्शन इंपोज किए हैं 2 बैंकों पे, एक असम का बैंक है, दूसरा आपका जो है गुजरात का बैंक है, ठीक है। सो क्वेश्चन आपका है ऑन दी असम बैंक, द गुवाहाटी कॉर्पोरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड इन असम, ठीक है, इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, और इस रिस्ट्रिक्शन के दौरान जो डिपॉजिटर है वो कितना मैक्सिमम अमाउंट जो है वो विड्रॉल कर सकता है अपने अकाउंट से, तो इट इज योर 35,000, राइट। 35,000 रुपीज का अमाउंट जो है वो विड्रॉल किया जा सकता है एज पर दी RBI, ठीक है। RBI ने ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। इसके अलावा जो आपका वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक है गुजरात का, इसमें भी रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, और यहाँ पे विड्रॉल की परमिशन नहीं दी गई है। नो विड्रॉल्स आर अलाउड फ्रॉम एनी डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। जब तक मतलब इन पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है तब तक यहाँ पे विड्रॉल नहीं किया जा सकता अमाउंट, राइट। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है, रिसेंटली सेबी की 212th बोर्ड मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी? मुंबई महाराष्ट्र में, एंड यहाँ पे इन्होंने सेट ऑफ रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जो हैं वो अप्रूव किए हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए मार्केट रेगुलेशन को, लोअरिंग करने के लिए मतलब लो करने के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, एंड टू एनहांस कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी फॉर इन्वेस्टर एंड इंटरमीडियरीज, राइट। सबसे पहले यहाँ पे जो रेगुलेशन है आपका सेबी स्टॉक ब्रोकर्स रेगुलेशन 1992, इसको आपका अब रिप्लेस किया जाएगा विद अ न्यू रेगुलेशन सेबी स्टॉक ब्रोकर्स रेगुलेशन 2025 से, ठीक है।
नेक्स्ट है पर्पस क्या है कि जो आपके रिमूव करना रिडंडेंट प्रोविजंस को, मतलब जो डुप्लीकेट आपके हैं, ठीक है, रिडंडेंट चीजें हैं उनको रिप्लेस करना, उनको हटाना, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला गया है, रैशनलाइजेशन करना ब्रोकरेज लिमिट का। तो यहाँ पे जो कैश मार्केट ट्रांजेक्शन है जो एग्जिस्टिंग में अभी आपकी कितनी है, 12 बेसिस पॉइंट है, ठीक है। इसमें आपका टैक्सेस भी आपके इन्वॉल्व होते हैं, नेट ऑफ लेवीज 8.56 8.59 बेसिस पॉइंट की है। तो इसको यहाँ पे क्या बोला है, ये रिड्यूस किया गया है टू दी 6 बेसिस पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही आपकी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन की बात करें तो एग्जिस्टिंग कैप आपकी 5 बीपीएस की है, एंड इसमें आपका 3.89 बीपीएस जो है वो आपका लेवीज है, एंड इसे रिड्यूस किया गया है टू दी 2 बीपीएस, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंस रेशियो फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पे इसके लिए नया टर्म यूज किया गया है बेस एक्सपेंस रेशियो नाम से, ठीक है। इसमें एक्सक्लूड किए गए हैं सारे सेचुरेटरी लेवीज, जैसे आपका सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी फीस, एक्सचेंज फीस, ये सारे यहाँ पे आपके जो है एक्सक्लूड किए गए हैं। और यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है ये आपका बनता है, इसकी डेफिनेशन बनती है आपकी बेस एक्सपेंसिव रेशियो प्लस ब्रोकरेज प्लस सेचुरेटरी एंड रेगुलेटरी डिवाइसेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज है, दे विल बी द फर्स्ट लाइन रेगुलेटर फॉर स्टॉक ब्रोकर, ठीक है। नाउ दे विल बी लाइक फर्स्ट लाइन रेगुलेटर फॉर स्टॉक ब्रोकर्स, जिसका मतलब क्या है, नाउ जो सॉरी फॉर द फंबल, थोड़ा फंबल हो गया, तो जो स्टॉक ब्रोकर हैं, ठीक है, इनको अब रिपोर्ट करना होगा, दे मस्ट रिपोर्ट नॉन कंप्लायंस एंड सबमिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एक्सचेंजेस। जो हमारे एक्सचेंजेस हैं उनको यहाँ पे नॉन कंप्लायंस, मतलब ये अब एक तरह से रिपोर्ट करेंगे हमारे एक्सचेंजेस को, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन रेगुलेटर का यहाँ पे मतलब है फॉर द स्टॉक ब्रोकर्स, ठीक है। नेक्स्ट है pledged shares can be treated as a logged in even if the depositories cannot technically impose the log on pledge invocation. Shares go to pledge but remain logged in for the remaining period, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, अनक्लेम्ड अमाउंट ट्रांसफर की बात की गई है। प्रीवियसली पहले क्या होता था, जो अनक्लेम्ड अमाउंट ट्रांसफर है टू दी योर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड या फिर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, ये मल्टीपल टाइम्स होती थी आफ्टर 7 इयर्स, बट यहाँ पे अब क्या बोला है, सिंगल ट्रांसफर आपका रिक्वायर्ड होगा आफ्टर 7 इयर्स फ्रॉम मेच्योरिटी ऑफ द सिक्योरिटी, राइट। ये सब चेंजेस यहाँ पे कुछ अप्रूव किए गए हैं सेबी द्वारा, इनकी 212 मीटिंग जो थी, बोर्ड मीटिंग, उसमें। नाउ नेक्स्ट, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 को रिप्लेस किया गया है विद द सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 2026। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, दे कैन नाउ रेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अंडर द अदर फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर इवन इफ द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर गाइडलाइंस आर नॉट प्रोवाइडेड, राइट। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपकी थ्रेशोल्ड है, जो आपकी लिमिट है बेसिकली, वो इंक्रीज की गई है हाई वैल्यू डेब्ट लिस्टेड एंटिटीज की। पहले 1000 करोड़ थी, अब ये 5000 करोड़ कर दी गई है। अब स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं सेबी की। सेबी के चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट आपका इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है, जो थ्रेशोल्ड है फॉर हाई वैल्यू डेब्ट लिस्टेड एंटिटीज हैज बीन रेज्ड टू, तो 1000 से कितनी कर दी गई है, ये 5000 आपकी कर दी गई है, 5000 करोड़, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एनआईपीएल जो है, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है एक्लेडा बैंक के साथ, ठीक है, फॉर इनेबलिंग क्यूआर बेस्ड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो एक्लेडा बैंक जो है ये कंबोडिया का कॉमर्शियल बैंक है और इन्होंने एनपीसीआई के साथ एमओयू साइन किया है फॉर इनेबलिंग क्यूआर बेस्ड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, ठीक है, बिटवीन बोथ दी कंट्रीज। अब यहाँ पे नोट करना है, इन द ईयर 2023 नेशनल बैंक ऑफ कंबोडिया जो है आपका, जैसे हमारा आरबीआई है, ठीक है, ऐसे ही इनका नेशनल बैंक ऑफ कंबोडिया जो है, इन्होंने एनआईपीएल के साथ एक एमओयू साइन किया था फॉर इनेबलिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, ठीक है, दोनों कंट्रीज के बीच में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो सके, इसके लिए एमओयू साइन किया था। एंड नाउ एक्लेडा बैंक को यहाँ पे इन्होंने सेलेक्ट किया है एज अ स्पॉन्सर बैंक जो एनआईपीएल के साथ वर्क करेगा फॉर डेवलपिंग क्यूआर पेमेंट सिस्टम्स, ठीक है। अब यहाँ पे एज पर दिस एमओयू एक्लेडा बैंक जो है ये ऑपरेट करेगा फॉर कंबोडियाज नेशनल क्विक रिस्पॉन्स नेटवर्क बैकऑन, ठीक है, बाय दी
by your National Bank of Cambodia, right? And this QR based cross border payment services जो है it is expected कि ये सेकेंड सेमेस्टर ऑफ 2026 में आपका जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। फाइन। इसके अलावा यहाँ पे बेनिफिट क्या होंगे कि जो इंडियन और कम्बोडियन ट्रैवलर्स हैं वो इजीली क्यूआर बेस्ड ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, ठीक है, रेस्टोरेंट्स में, रिटेल आउटलेट्स में। फाइन। नाउ एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड की बात करें, इसके करंट एमडी एंड सीईओ हैं रितेश शुक्ला, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 2020 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Now next question है, Shriram Finance Limited has entered into a definitive agreement with which bank for the investment of rupees 39,618 करोड़। तो इनमें से कौन सा आपका इंटरनेशनल बैंक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है श्रीराम फाइनेंस का, ठीक है, और इसके तहत ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 39,618 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनको प्रोवाइड करेगी। तो आंसर हियर इज इट इज योर MUFG बैंक, जो आपका जापान का बैंक है, राइट। सो MUFG बैंक जो है ये इन्वेस्ट करेगा आपका श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड में थ्रू द प्रेफरेंशियल इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, श्रीराम ओनरशिप ट्रस्ट एंड सनलाम ऑफ साउथ अफ्रीका जो है ये डाइल्यूट करेंगे 25 मतलब इनका जो शेयर है वो डाइल्यूट होगा आपका 25.39% से 20.05% ऑन द एक्सपैंडेड कैपिटल बेसिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which company acquired a 4.95% stake in a NSDL payment bank for rupees 30.2 crores। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली एक्वायर किया है 4.95% स्टेक्स आपके NSDL पेमेंट बैंक में, और इसका आपका वैल्यू कितना है, रुपीज 30.2 करोड़। ओके, सो इट इज योर प्रोटीन ई गव टेक्नोलॉजी, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन ई गव टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने एक्वायर किया है 4.95% स्टेक इन NSDL पेमेंट लिमिटेड, और इसका पुराना नाम आपका था NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन IT कंपनी अनाउंस अ मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद ASN बैंक टू मॉडर्नाइज इट्स डिजिटल ऑपरेशन एंड योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर। तो इनमें से कौन सा आपका जो है, कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने बेसिकली एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है ASN बैंक के साथ, ठीक है। सो इट इज योर HCL टेक्नोलॉजी। HCL टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे पार्टनर किया है आपके नीदरलैंड के ASN बैंक के साथ, एंड इट इज द नीदरलैंड्स 4th लार्जेस्ट रिटेल बैंक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, PNB MetLife India Insurance has launched the PNB MetLife Digi Protect term plan. This plan is designated specifically for which category of individuals? तो ये आपका डिजाइन किया गया है स्पेशली सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए, राइट। कौन सा प्लान है आपका, PNB MetLife Digi Protect टर्म प्लान। ओके, ये जो प्लान है इट इज नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान एंड ये ऑफर किया जाएगा इन पार्टनरशिप विद दी पॉलिसी बाजार। तो पॉलिसी बाजार के जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपको इजीली ये प्लान मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करें इस प्लान की, तो ये हमें प्रोवाइड कर रहा है लाइफ प्रोटेक्शन थ्रू दी पॉलिसी टर्म। यहाँ पे जो पॉलिसी होल्डर है ये एग्जिट कर सकते हैं बिफोर मैच्योरिटी एंड ऑन एग्जिट दे विल रिसीव अ फुल रिफंड ऑफ ऑल प्रीमियम्स पेड, राइट। नेक्स्ट है, आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years ऑफ पॉलिसी होल्डर पॉज कर सकता है प्रीमियम पेमेंट्स को फॉर अप टू 12 months, ठीक है। एंड ये ऑप्शन जो है ये अवेलेबल होगा once in every 5 year। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें क्लेम की, तो ये प्रोवाइड करेगा एक्सेलरेटेड बेनिफिट ऑफ रुपीज 3 लाख, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज योर पेबल विद इन अ 1 working day ऑफ अ क्लेम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये आपका यहाँ पे क्या बोला है, एप्लीकेबल होगा आफ्टर 3 year वेटिंग पीरियड, राइट। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे आपकी हैं। इसके अलावा पे आउट की बात करें, पे आउट ऑप्शन की, तो जो क्लेम्स आपकी क्लेम स्टेज है, तो यहाँ पे जो नॉमिनी है वो चूज कर सकता है कि कैसे रिसीव करना है आपका डेथ बेनिफिट, लमसम अमाउंट करना है, मंथली इंस्टॉलमेंट में करना है, या दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन रहेंगे चूज करने के लिए। इसके अलावा अप टू 21% का डिस्काउंट ये प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन दी फर्स्ट प्रीमियम फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ अ प्लान। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली RBI की एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, 620th मीटिंग हुई थी विच इज चेयर्ड बाय दी गवर्नर ऑफ RBI संजय मल्होत्रा जी, हैदराबाद तेलंगाना में हुई थी। एंड यहाँ पे एक डिसीजन लिया गया है, एक अप्रूवल यहाँ पे जो है
हुआ है, क्या अप्रूवल है कि यहाँ पे ग्रांट किया गया है रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क फॉर द बैंक्स। ये क्या है उसको समझेंगे, उससे पहले अभी क्या सिनारियो है कि अभी जो आपका DICGC स्कीम है, ठीक है, इसमें कौन सा फ्रेमवर्क पे ये वर्क कर रही है, तो एग्जिस्टिंग जो आपका फ्रेमवर्क है इट इज फ्लैट रेट प्रीमियम सिस्टम। फ्लैट रेट प्रीमियम सिस्टम जहां पे जो बैंक है ये पे करते हैं फ्लैट रेट ऑफ 12 पैसा पर ₹100 ऑफ एक्सेसिबल डिपॉजिट। ठीक है, DICGC का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, DICGC जो है अगर बाई चांस बैंक डूब जाता है तो कितना रुपए कितना अमाउंट जो है ये पे करता है, ठीक है, अप टू कितना अमाउंट ये पे कर सकता है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाउ करंट प्रीमियम क्या है ये भी हमने पढ़ लिया, आपका 12 पैसा पर ₹100 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नया फ्रेमवर्क आएगा उसके अकॉर्डिंग चेंज क्या होगा, एक तो ये जो आपका फ्लैट रेट प्रीमियम सिस्टम है इसको हटा दिया जाएगा एंड ये रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क पे वर्क करेगा। जैसे जो बैंक है अगर वो स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडिक्वेसी है उसकी, इन दैट केस एंड बेटर एसेट क्वालिटी है, इन दैट केस उसका लोअर प्रीमियम होगा। वहीं पे जो बैंक वीक है, वीकर फाइनेंशियल अगर उसकी कंडीशन वीक है देन ये हायर प्रीमियम पे करेंगे। अभी क्या हो रहा है, दोनों सेम ही पे करते हैं, बट यहाँ पे क्या बोला है, नए फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो बैंक स्ट्रॉन्ग है वो कम प्रीमियम पे करेगा, ठीक है, DICGC को, एंड जो वीक वाला है वो ज्यादा पे करेगा क्योंकि उसको ज्यादा डर है ना कि भाई बैंक डूब जाएगा या मतलब बाकी चीजें जो भी होती हैं। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है लाने का, एनकरेज करना बैंक को कि वो मेंटेन करे साउंड फाइनेंशियल हेल्थ एंड रिड्यूस करे सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Canara HSBC Life Insurance Company Limited has entered into a strategic bank insurance partnership with which small finance bank to expand life insurance distribution through its branch network. So recently Canara HSBC Life Insurance Company ने आपका जो है बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है Equitas स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच बैंक लॉन्च द डिजिटल मर्चेंट कैश एडवांस लोन्स फॉर MSMEs। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है डिजिटल मर्चेंट कैश एडवांस लोन MSMEs के लिए। सो इट इज लॉन्च बाय योर एक्सिस बैंक। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, एक्सिस बैंक द्वारा ये प्रोडक्ट आपका लॉन्च किया गया है एंड दिस प्रोडक्ट विल प्रोवाइड एन अनसिक्योर्ड क्रेडिट फैसिलिटी रेंजिंग फ्रॉम ₹2 लाख to 20 लाख फॉर MSMEs एंड यहाँ पे एवरीडे इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी आपका जो है लागू किया जा, मतलब एक तरह से ये फैसिलिटी भी यहाँ पे आपका दी गई है। इट इनेबल्स शॉपकीपर्स एंड स्मॉल मर्चेंट टू रीपे लोन्स इन अ स्मॉल डेली इंस्टॉलमेंट लिंक टू देयर डेली सेल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेल इंडिया लिमिटेड फॉर्मरली नोन एज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया Limited signed a non-binding MOU with which state government for the development of greenfield gas-based fertilizer plant। तो गेल इंडिया लिमिटेड जो है इसने रिसेंटली MOU साइन किया है, नॉन बाइंडिंग MOU आपके विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ सेक्रेटरीज की बात करें तो रजत कुमार जो सेक्रेटरी हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ में एंड राजीव कुमार सिंघल जो डायरेक्टर हैं आपके बिजनेस डेवलपमेंट के इन द गेल इंडिया, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है। साथ में ही अगर हम बात करें आपकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी की तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो है सेटअप किया जाएगा, ठीक है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, और इस प्लांट की जो है एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी होगी 12.7 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ यूरिया पर एनम की। ठीक है, सो गेल जो है ये एक तरह से यहाँ पे कंडक्ट करेगा डिटेल टेक्नो इकोनॉमिक स्टडीज फॉर वायबिलिटी ऑफ यूरिया प्लांट, ठीक है, इस MOU के तहत। एंड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का रोल क्या रहेगा, ये सपोर्ट करेंगे फिजिबिलिटी स्टडीज, लैंड एलोकेशन, अप्रूवल्स, कोऑर्डिनेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है टाटा स्टील्स लिमिटेड का प्रपोजल फॉर द एक्विजिशन ऑफ फुल कंट्रोल इन विच कंपनी। तो टाटा स्टील लिमिटेड को बेसिकली अप्रूवल मिला है कि वो एक्वायर कर सकता है आपके फुल कंट्रोल इन योर टाटा ब्लू स्कोप स्टील प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये CCI द्वारा इनको अप्रूवल मिला है। ठीक है, अंडर दिस अप्रूवल टाटा स्टील ऑलरेडी इसके पास 50% का स्टेक था, अब इसने 50% रिमेनिंग जो स्टेक था वो भी एक्वायर कर लिया है आपका ब्लू स्कोप स्टील एशिया होल्डिंग्स में, राइट। सो
अब यहाँ पे डील वैल्यू इसकी कितनी थी, अप टू 130 मिलियन यूएस डॉलर की इसकी डील वैल्यू थी। एंड आफ्टर कंप्लीशन टाटा ब्लू स्कोप स्टील लिमिटेड जो है इट विल बिकम 100% ओन सब्सिडी ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड, राइट। इसके अलावा एक और अप्रूवल यहाँ पे सीसीआई द्वारा दिया गया है, ब्लैकस्टोन इंक जो है कि ये एक्वायर कर सकते हैं वारंट्स ऑफ फेडरल बैंक्स, ठीक है। अब यहाँ पे डील की वैल्यू है आपके 6196.5 करोड़ की, राइट। एंड यहाँ पे क्या बोला है, जो वारंट है ये कन्वर्टेबल है इनटू इक्विटी विद इन 18 मंथ्स सब्जेक्ट टू अप्रूवल्स, ठीक है। और ये जब अप्रूवल मतलब ये जो आपका फुल डील कंप्लीट हो जाएगा तो ब्लैकस्टोन जो है ये होल्ड करेगा 9.99% के स्टेक्स आपके फेडरल बैंक में, राइट। अब बात कर लेते हैं सीसीआई की। इसके चेयरपर्सन है रवनीत कुमार, ठीक है, रवनीत कौर सॉरी। एंड हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। स्टैब्लिश इसका 2003 में किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, रिसेंटली आरबीआई ने पोस्टपोन किया है इम्प्लीमेंटेशन फेज सेकेंड ऑफ चेक ट्रांकेशन सिस्टम का अंटिल फर्दर नोटिस। तो पहले हम इसके बैकग्राउंड में चलते हैं, ठीक है। आपकी न्यूज़ आई थी इन द मंथ ऑफ सितंबर कि आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है इंट्रोड्यूस करने के लिए कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ रियलाइजेशन इन अ चेक ट्रांकेशन सिस्टम। सबसे पहले तो चेक ट्रांकेशन सिस्टम क्या होता है, तो सीटीएस जो है एक तरह से आप ऐसा समझो, पहले क्या होता था, जो चेक्स आपके होते थे, ठीक है, चेक्स आपके क्लियर करने के लिए एक बैंक को फिजिकली चेक को भेजना पड़ता था दूसरे बैंक में, ठीक है। मतलब एक बैंक जो भेज रहा है इट इज अ प्रेजेंटिंग बैंक एंड जो बैंक के पास भेजा जा रहा है इट वाज अ ड्रॉई बैंक, ठीक है। सो जो प्रेजेंटिंग बैंक है वो फिजिकली चेक को भेजता था आपके ड्रॉई बैंक के पास क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि हम फिजिकली क्यों भेज रहे हैं भाई, इसका शॉर्टकट निकालना चाहिए, टाइम बहुत लगता है, राइट। सो चेक ट्रांकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया फिर आपका 2008 में, जिसमें क्या फायदा हुआ कि अब जो चेक थे वो फिजिकली ना भेज के डिजिटली भेजे जा रहे थे, मतलब उसकी फोटो भेजो और क्लियरेंस पाओ, है ना। अब फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि यार इसमें भी टाइम लग रहा है क्योंकि आप एक एक करके तो भेजोगे नहीं, है ना। तो आप पूरा एक बैच बनाते हो 10 का 12 का जो भी है और वो बैच भेजा जाता था, ठीक है। तो इसमें भी टाइम लग रहा था। तो अब आरबीआई ने सोचा कि हम भाई हाथों हाथ ये चीज करेंगे क्योंकि आजकल जमाना तेज हो गया है, तो हाथों हाथ चीजें होनी चाहिए, ठीक है, रियल टाइम बेसिस पे होनी चाहिए। इसलिए आरबीआई ने बोला हम कंटिन्यूअस क्लियरिंग ऑफ सेटलमेंट करेंगे, ठीक है, मतलब रियल टाइम बेसिस पे आपके चेक क्लियर करेंगे, ठीक है। अब इस चीज के लिए ये आपका सर्कुलर लाया गया था एंड यहाँ पे इसको 4 अक्टूबर 2025 को इम्प्लीमेंट किया गया था। 2 फेजेस में होना था, एक तो 4 अक्टूबर को होना था पहला फेज, दूसरा फेज आपका होना था 3 जनवरी 2026 को। अब जो 3 जनवरी 2026 वाला है इसको आपका पोस्टपोन किया गया है, ठीक है। अब इसमें पहले क्या क्या चीजें हुई वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो ड्रॉइंग बैंक था आपका, ठीक है, जिसके पास चेक जाता है, ड्रॉइंग बैंक मस्ट कंफर्म चेक्स बाय 7 PM ऑन द सेम डे। और अगर ये चीज नहीं हुई मतलब उसको 7 बजे तक क्लियर करना होगा। अगर मैंने सुबह भेजा है तो 7 बजे तक उसको ये क्लियर करना है, ठीक है। अगर उसने चेक क्लियर नहीं किया तो जो आपका मतलब उस चेक को जो है अगर अप्रूवल उनकी तरफ से नहीं आया तो हम लोग समझ लेंगे कि अप्रूव्ड है, ठीक है। तो ये चीज आपका फर्स्ट फेज में बात की गई थी। सेकेंड फेज में क्या था कि जो ड्रॉई बैंक है उसको विद इन 3 आवर्स में आपका जो है चेक को क्लियर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 बजे चेक भेजा गया, 10 से 11 बजे के बीच में चेक आया, तो अब जो ड्रॉई बैंक है उसको 2 बजे तक मतलब विद इन 3 आवर्स उसको कंफर्मेशन देनी है, उसको अप्रूवल देना है, ठीक है। ये चीज आपकी 3 जनवरी 2026 से लागू होनी थी, बट क्योंकि इसमें जो है मतलब यार इसमें जो है आपका देखो कि एक्टिव होना चाहिए बंदा और सारे बैंकों में इंडिया के ही लागू होना है, तो ये चीज अभी पूरे बैंकों में लागू नहीं हो पाई, इस वजह से इसको पोस्टपोन किया गया है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। वैसे कब होना था, 3 जनवरी 2026 को ये चीज होनी थी, ठीक है। अब न्यू यहाँ पे कुछ अपडेट्स भी आए हैं, पोस्टपोन के साथ साथ न्यू अपडेट भी आए हैं, वो चीज भी देखते हैं। अब क्या है अपडेट, आरबीआई ने रिवाइज किया है डेली ऑपरेटिंग आवर्स, ठीक है। चेक ट्रांकेशन सिस्टम के डेली ऑपरेटिंग आवर्स जो हैं वो भी चेंज हो गए हैं। पहले आपका प्रेजेंटेशन टाइम होता था 4 AM से
सॉरी 10 AM से 4 PM, मतलब जो प्रेजेंटिंग बैंक है, ठीक है, वो 10 बजे से 4 बजे तक ही चेक भेज सकता था। अब यहाँ पे टाइमिंग चेंज क्या कर दी है, 9 AM से 3 PM कर दी गई है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि कंफर्मेशन सेशन जो है वो आपका 10 बजे से 7 PM होता था, ठीक है, 10 AM टू 7 PM होता था। अभी इसको जो है 7 AM से 7 PM कर दिया गया है, ठीक है। सो प्रेजेंटेशन सेशन मतलब जो प्रेजेंटिंग बैंक है वो आपका कब तक चेक भेजेगा, 9 AM से 3 PM तक। एंड कंफर्मेशन जो है ड्रॉई बैंक से आएगा आपका 9 AM से 7 PM तक। ये क्लियर हुआ, ठीक है। ये चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस। सो एज पर द न्यू RBI अपडेट, व्हाट आर द रिवाइज्ड डेली ऑपरेटिंग आवर्स फॉर द प्रेजेंटेशन सेशन अंडर द चेक ट्रंकेशन सिस्टम। सो क्या चेंजेस किए गए हैं, अभी हमने यहाँ पे पूछा है आपका प्रेजेंटेशन सेशन, ठीक है, मतलब प्रेजेंटिंग बैंक कब आपका जो है कब से कब तक चेक भेज सकता है, तो 9 AM से 3 PM तक भेज सकता है, ठीक है। ये क्लियर है। Now next question here, which organization has refinanced a loan of rupees 9,821 crore originally taken by the dedicated freight corridor corporation India Limited from the World Bank? तो recently आपका जो इंडिया रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसने रीफाइनेंस कर लिया है आपका लोन, ठीक है, जो ओरिजिनली डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का था फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। सिग्नेटरीज की बात करें तो राहुल कपूर जो डायरेक्टर हैं फाइनेंस के DFCCIL में, एंड दीपा कोंतिस जो डायरेक्टर हैं आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आपके फाइनेंस के IRFC के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी गोल्डमैन सैच मैक्रो आउटलुक 2026, इंडियाज रियल GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 2026 इज डैश। तो गोल्डमैन सैच जो है, इन्होंने रिसेंटली आउटलुक रिपोर्ट इनकी जारी की थी, जिसमें इंडिया की रियल GDP इन्होंने बताई है 2026 की 6.7%, राइट। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। अब GDP ग्रोथ जो है 2027 की कितनी बताई गई है, 6.8% जो है ये प्रोजेक्शन दी गई है, एंड ग्लोबल ग्रोथ 2.8% आपकी बताई गई है 2026 के लिए। नाउ बात करते हैं गोल्डमैन सैच की। इसके चेयरमैन एंड CEO हैं डेविड मिशेल सोलोमन या डेविड M सोलोमन। हेडक्वार्टर्स का न्यूयॉर्क में है और स्टैब्लिश किया गया था 1869 में। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, सेबी ने सिंप्लीफाई किया है प्रोसेस इन्वेस्टर्स के लिए so that they can obtain a duplicate securities। अगर इन केस उनकी सिक्योरिटीज जो है गुम हो जाती हैं तो वो डुप्लीकेट सिक्योरिटीज ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके लिए प्रोसेस जो है वो आपका सिंप्लीफाई किया गया है सेबी द्वारा, ठीक है। ऐसी न्यूज है। इसका एम है टू मेक प्रोसीजर फास्टर, रिड्यूस पेपर वर्क एंड एनकरेज डीमटेरियलाइजेशन, ठीक है, डीमटेरियलाइजेशन जो है उसको एनकरेज करना, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या बोला है की चेंजेस क्या क्या हुए हैं वो देखते हैं। जैसे थ्रेशोल्ड जो है वो बढ़ाए गए हैं, जैसे सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन इज अप्लाई टू द सिक्योरिटीज वैल्यूड अप टू ₹5 लाख। नाउ जो थ्रेशोल्ड है इट हैज बीन डबल, पहले 5 लाख होता था, अब इसको 10 लाख कर दिया गया है। एंड जो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर्स होल्डिंग सिक्योरिटीज वर्थ अप टू 10 लाख विल फेस फ्यूअर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। इफेक्टिव डेट क्या है, ये इमीडिएटली इफेक्ट में आ चुका है आपका। इसके अलावा स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट यहाँ पे रखा गया है। सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है यूनिफॉर्म एफिडेविट कम इंडेमनिटी बॉन्ड फॉर्मेट, एंड ये रिड्यूस करेगा, ठीक है, दिस रिड्यूस वेरिएशन एंड कंफ्यूजन अक्रॉस द कंपनीज, राइट। अब होल्डिंग बेस्ड नॉर्म्स की बात करें तो सिक्योरिटीज आपकी अप टू ₹10,000 की जो होंगी, इसमें सिंपल अंडरटेकिंग ऑन प्लेन पेपर जो है वो आपका रहेगा। आपको सबमिट करना होगा सिंपल अंडरटेकिंग ऑन प्लेन पेपर। अगर सिक्योरिटीज आपकी अबव 10,000 है एंड अप टू ₹10 लाख है आपके, ठीक है, मतलब 10,000 से आपकी 10 लाख के बीच में है, इन दैट केस इन्वेस्टर को सबमिट करना होगा स्टैंडर्ड एफिडेविट कम इंडेमनिटी बॉन्ड ऑन अ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। वहीं पे सिक्योरिटीज अगर आपकी 10 लाख से ऊपर है, ठीक है, इन दैट केस इन्वेस्टर जो है उसको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो है सबमिट करने होंगे, जैसे FIR या पुलिस कंप्लेन, ये सब चीजें उनको सबमिट करनी होंगी, ठीक है।
लिस्टेड कंपनी जो है दे मस्ट ऑल्सो पब्लिश अ एडवर्टीजमेंट, ठीक है, जो लिस्टेड कंपनीज होंगी उनको लोकली आपका रीजनल न्यूज़पेपर जो है उसमें एडवर्टीजमेंट भी करना होगा कि भाई हमारी सिक्योरिटीज गुम हो गई हैं, ठीक है, इस टाइप से एडवर्टीजमेंट यहाँ पे निकालना होगा। नाउ आप क्वेश्चन करते हैं, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेबीज रिवाइज्ड नॉर्म्स फॉर इशुएंस ऑफ डुप्लीकेट सीरीज, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सेबी ने डबल कर दिया है मॉनेटरी थ्रेशोल्ड फॉर सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम ₹5 लाख टू 10 लाख, दिस इज करेक्ट, 5 से 10 लाख बढ़ा दी गई है। फॉर सिक्योरिटीज अप टू ₹10,000 इन्वेस्टर कैन सबमिट अ सिंपल अंडरटेकिंग ऑन अ प्लेन पेपर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, सिक्योरिटीज वैल्यूड अबव ₹10 लाख इन्वेस्टर्स मस्ट एडिशनली प्रोवाइड FIR, पुलिस कंप्लेन, कोर्ट ऑर्डर एंड लिस्टेड कंपनीज मस्ट पब्लिश एन एडवर्टीजमेंट इन अ रीजनल न्यूज़पेपर। तो ये सारे करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, which company received a certificate of registration from the Reserve Bank of India to start a business of a NBFC? तो RBI ने रिसेंटली सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है आपका आर्यमन फाइनेंस इंडिया लिमिटेड को, ठीक है, विच इज अ सब्सिडरी ऑफ आर्यमन फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, राइट। विद दिस अप्रूवल AFIL जो है, ये जो कंपनी आपकी है, ये फंक्शन करेगी एज अ टाइप सेकेंड NBFC NBFC NDICC, ठीक है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी की तरह ये फंक्शन करेगी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ बंधन बैंक? सो RBI ने रिसेंटली आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है उनको रीअपॉइंट किया है बंधन बैंक के, जिनका नाम आपका है रतन कुमार केश, ठीक है, क्या नाम है, रतन कुमार केश, और इनका जो टेन्योर है वो 31 मार्च 2026 से आपका इफेक्ट में आएगा एंड टेन्योर 3 साल का रहेगा, ठीक है। करंटली ही सर्विंग एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड की मैनेजरल पर्सनल्स ऑफ अ बंधन बैंक, और प्रीवियसली इन्होंने एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, येस बैंक एंड ICICI बैंक में सीनियर पोजीशन पे वर्क किया है। नाउ नेक्स्ट आपका रिपोर्ट एक जारी की गई थी, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अंडर दी सेक्शन 36 ऑफ अ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। सो इस रिपोर्ट में बेसिकली जो हमारे ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस है बैंकिंग की वो बताई गई है फ्रॉम 2024-2025, ठीक है, 2024-25 में जो हमारी इंडियन बैंक्स की प्रोग्रेस रही है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। सो पहला आपका यहाँ पे पॉइंट आता है बैंकिंग सिस्टम स्ट्रक्चर का, ठीक है। इसमें बताया गया है इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपके हैं, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, 44 फॉरेन बैंक्स, ठीक है, 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक, 6 पेमेंट्स बैंक, 43 रीजनल रूरल बैंक्स RRBs एंड 2 लोकल एरिया बैंक्स हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। इसके अलावा बात करें स्केड्यूल कमर्शियल बैंक की, तो इनकी परफॉर्मेंस देखें तो कंसोलिडेट बैलेंस शीट जो है यहाँ पे जो ऐसा सिंबल है इट शोज द इंक्रीज, ठीक है, और ये वाला डिक्रीज शो कर रहा है। तो यहाँ पे बोला है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इंक्रीज हुई है 11.2% इन दी फाइनेंशियल ईयर 2025, ठीक है। कैपिटल एडुकेसी की बात करें, ठीक है, तो ये आपका 17.4% देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो आपका रिटर्न ऑन एसेट जो है 1.4% आपका रहा है फाइनेंशियल ईयर 2025 में एंड 1.3 देखने को मिला है इन दी Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 में, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 13.5% ये देखने को मिला है फाइनेंशियल ईयर 2025 में एंड 12.5% इन दी योर Q1 ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026, ठीक है। नेक्स्ट इज असेट की बात करें तो 2025 में क्रेडिट जो है आपका वो इंक्रीज हुआ है 11.5%, वहीं पे इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुआ है 9.2%। लाइबिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे आपका डिपॉजिट जो है वो इंक्रीज हुआ है 11.1%, राइट। नेक्स्ट है अगर बात करें हम शेयर ऑफ बैंक्स की, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो शेयर है वो कम हुआ है टू दी 54.9%, पहले 55.2% देखने को मिला था। वहीं पे प्राइवेट बैंक्स जो हैं इसका भी डिक्रीज हुआ है 37.1%, पहले 37.5% था, ठीक है। देन बैंक फ्रॉड्स की बात करें तो इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 केसेस जो हमें देखने को मिले हैं बैंक के मतलब फ्रॉड केसेस वो कम हुए हैं, इट रिड्यूस टू 5092, ठीक है। वहीं पे अमाउंट इसका बढ़ा है 30% टू दी 21,515 करोड़। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2026 की तो केसेस यहाँ पे भी आपके कम हुए एंड इट रिड्यूस टू दी 23,879 और अमाउंट इसका बढ़ा था आपका 34,771 करोड़, ठीक है।
फ्रॉड टाइप, किस टाइप के फ्रॉड्स आपके देखने को मिले हैं? सबसे ज़्यादा हमारा जो देखने को मिले हैं इट इज़ कार्ड और इंटरनेट फ्रॉड्स विच इज़ अराउंड 66.8%। ठीक है, मतलब क्रेडिट और इंटरनेट फ्रॉड जो है वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिले थे आपके 66.8%। और एडवांस रिलेटेड फ्रॉड्स जो हमें देखने को मिले हैं इट इज़ अगर आप बाय अमाउंट बात करें तो इट इज़ 33.1%। ठीक है, बैंक वाइज बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है इनके केसेस आपके कितने हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के? तो 59.3% केसेस देखने को मिले हैं। वहीं पे पब्लिक सेक्टर बैंक के अगर बात करें इन परसेंटेज ऑफ अमाउंट तो 70.7% अमाउंट का फ्रॉड यहाँ पे आपके जो PSPs हैं उनमें हुआ है। ठीक है, इसके साथ नोट करना है द रिपोर्ट कवर्स फ्रॉड केसेस ऑफ अमाउंट ₹1 लाख एंड अबव। मतलब अभी बात सिर्फ इतने की गई है जो हमने पढ़े हैं और इसके नीचे वाले तो अलग है। ठीक है, अब बात करें अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स की तो इसका जो नंबर है वो घटा है एंड इट रिड्यूस बाय दी 15%। ठीक है, डिपॉजिट इसका जो है वो इंक्रीज हुआ है 5.2% एंड क्रेडिट भी इसका बढ़ा है विद 6.7%। ठीक है, बैलेंस शीट की बात करें ये भी आपकी बड़ी है 4.4% से। नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है 14.2%। राइट, कैपिटल एडिक्वेसी की बात करें तो टियर 1 यूसीबीज जो आपके हैं ये आपके इसमें देखने को मिला है मिनिमम 9% एंड टियर 2 जो है इसमें 4 यूसीबीज आपके आते हैं विद अ मिनिमम 12% एंड 91.1% आपके ऐसे हैं जो मेंटेन कर रहे हैं CAR ग्रेटर देन 12%। राइट, नाउ नेक्स्ट आपकी बात करते हैं NBFCs की। तो एज पर दिस रिपोर्ट लोन्स एंड एडवांस जो है वो इंक्रीज हुआ है आपका NBFC का 19.4% एज ऑफ मार्च 2025। क्रेडिट शेयर इन GDP ये भी बढ़ा है टू दी 14.6%। सेक्टोरल क्रेडिट जो है इंडस्ट्री प्लस रिटेल ये आपका 81.8% देखने को मिला है। ठीक है, सर्विसेज में 15.4% देखने को मिला है। इसके अलावा पेमेंट बैंक्स की बात करें तो इनकी बैलेंस शीट भी इंक्रीज हुई है 43.7% टू दी 37,592 करोड़। डिपॉजिट भी इनका बढ़ा है 56.8%। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है 64.3%। नेट प्रॉफिट आपका कम हुआ है 2.2%। राइट, देन अब बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक की, इनकी बैलेंस शीट भी जो है इंक्रीज हुई है 20.9%। CD रेशियो जो है ये कम हुआ है टू दी 86.4%, पहले 90.1% था। नेट प्रॉफिट जो है आपका ये आपका कम हुआ है टू दी 3,496 करोड़। ठीक है, एसेट क्वालिटी वर्सन आपकी हुई है। ठीक है, एसेट क्वालिटी आपकी GNPA की बात करें अगर यहाँ पे आपका, ठीक है, तो ये आपका इंक्रीज हुआ है टू दी 3.6%। CAR जो है ये आपका रहा है 21.5% इन टियर 1। ठीक है, टियर 21.5% और टियर 1 की बात करें इट इज 18.8%। राइट, नेक्स्ट ATM एंड डिजिटलाइजेशन की बात करें तो टोटल ATM जो है वो कम हुए हैं 2,51,057 ATMs आपके फाइनेंशियल ईयर 2025 में देखे गए हैं। ठीक है, ऑफ साइट ATM जो है ये भी कम हुए हैं, ऑन साइट ATM बड़े हैं। इसके अलावा PSBs जो होल्ड करते हैं लार्जेस्ट शेयर, ठीक है, इट इज फॉलोड बाय पब्लिक योर प्राइवेट बैंक्स एंड वाइट लेवल बैंक्स। ठीक है, यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, डिक्लाइन द लिंक टू द राइज इन डिजिटल पेमेंट। राइट, एसेट क्वालिटी की बात करें तो जो आपका GNPA रेशियो है ये कम हुआ है टू दी मल्टी डिकेडल लो 2.2% मार्च 2025 में देखा गया था और 2.1% आपका सितंबर 2025 में देखा गया था ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो। राइट, नाउ इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द RBI's रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2024-2025। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ग्रू बाय 11.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2025 कंपेयर टू 15.5% इन द फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2025 जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है आपके इट इज अकाउंटेड फॉर 59.3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिपोर्ट फ्रॉड केसेस, करेक्ट है। वाइल PSBs जो हैं इट इज अकाउंटेड फॉर 70.7% ऑफ अ टोटल अमाउंट इन्वॉल्व, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि नंबर ऑफ UCBs जो आपके हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं ये डिक्लाइन हुए हैं बाय 15 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2025 ब्रिंगिंग द टोटल डाउन टू 1457 एज एट द एंड ऑफ मार्च 2025। तो करेक्ट है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी रिसीव्ड फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द नेशनल पेमेंट
कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज एनपीसीआई, टू ऑपरेट एज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने फाइनल अप्रूवल आपका दिया है, मतलब कौन सी कंपनी है जिसको फाइनल अप्रूवल मिला है, ठीक है, एनपीसीआई से एज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। सो इट इज योर rediff.com इंडिया लिमिटेड, ठीक है, rediff.com जो है इसको अप्रूवल मिला है एनपीसीआई का। फाइन। नेक्स्ट इज विच बैंक लॉन्च द प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड नेम गज। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसके द्वारा आपका मेटल क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया गया है जिसका नाम गज है। सो इट इज लॉन्च बाय द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है, किसने लॉन्च किया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आप कार्ड देख सकते हो, ठीक है। गज एक प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड है जो आपका इनविटेशन ओनली बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है, स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है। देन इट इज अ टॉप टियर ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्रीमियम मेटल कार्ड सीरीज, जिसमें अश्वा, मौर्य, गज, मतलब ये तीन आपके प्रीमियम मेटल कार्ड सीरीज है जो इन्होंने लॉन्च की थी और गज इसका पार्ट है, ठीक है। ज्वाइनिंग फीस की आपकी है 12,500 प्लस जीएसटी एंड एनुअल फी यहाँ पे आपकी हटाई गई है, ठीक है। एंड ऑन एनुअल स्पेंड्स, मतलब अगर आपके एनुअल स्पेंड 10 लाख से 10 लाख है उससे ज्यादा है, इन दैट केस एनुअल फी यहाँ पे आपको नहीं लगेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया अहमद अल सहारा अलोंग विद द अब्दुल कादिर हुरीश जो गवर्नर है सेंट्रल बैंक ऑफ सीरिया के, इन्होंने अनवील किया है न्यू सीरीज ऑफ बैंक नोट्स इन डेमस्कस। द न्यू सीरियन बैंक नोट्स विल रेंज फ्रॉम, सो जो नई यहाँ पे इन्होंने सीरीज जारी की है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, तो ये 10 से 500 के बीच में रेंज करती है, ठीक है। सो इट इज 10 to 500 सीरियन पाउंड्स। अब यहाँ पे जो प्रीवियस इनकी सीरीज थी वो थी असद एरा, ठीक है, बेसिकली असद जो है ये आपके यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं सीरिया के, और फिर असद की फैमिली मेंबर्स जो हैं ये यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। तो इनकी ही इमेजेस यहाँ पे आपके जो करेंसी थी उसमें थी, तो अब इस सीरीज को हटा के यहाँ पे दूसरी नई सीरीज लाई गई है, ठीक है, जिसमें नेचर से रिलेटेड आपकी जो है चीजें जो करेंसी नोट्स हैं उन पे प्रिंट की गई है, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे भी। यहाँ पे क्या बोला है, जो सर्कुलेशन है इसका वो 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा, जो नई सीरीज आपकी आई है। एंड सीरिया ने इंट्रोड्यूस किया है करेंसी रिफॉर्म टैकल करने के लिए हाइपर इन्फ्लेशन को। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 का नोट था, तो इसमें से ये 2 जीरो हटा दिया, अब इसको 100 का नोट यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। इट इज 100 न्यू साइरियन पाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए ये किया गया है, द रिफॉर्म स्टॉप्स 20 फ्रॉम द ओल्ड करेंसी, राइट। द न्यू बैंक नोट्स विल को एग्जिस्ट विद द ओल्ड नोट्स अबाउट 90 डेज, ये यहाँ पे मेंशन किया गया था। यहाँ पे जो नई सीरीज है वो आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये फ्रूट की इमेज लगाई है, राइट, ये वीट की है आपकी, यहाँ पे आपका कॉटन है, ये फ्लावर यहाँ पे लगाया है, तो इस टाइप के चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। जो मतलब पोर्ट्रेट यहाँ पे लगी रहती थी वो अब हटा दी गई है, ठीक है। जैसे हमारी महात्मा गांधी सीरीज है, ऐसे ही यहाँ पे असद सीरीज थी पहले, अब उसको हटा के ये नया लाया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, रिसेंटली FITT जो है, जो आपका यहाँ पे इंक्यूबेशन आर्म है, ठीक है, ट्रांसफर एंड इंक्यूबेशन आर्म है IIT दिल्ली का, इन्होंने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है न्यू कोहरेट अंडर द इग्नाइट प्रोग्राम, ठीक है। इग्नाइट क्या है, इनोवेशन ग्रोथ एंड नर्चरिंग इनिशिएटिव फॉर टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स। सो बेसिकली इस प्रोग्राम के तहत जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अब बात करें इग्नाइट प्रोग्राम की, इट हेल्प स्टार्टअप्स टू मूव फ्रॉम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टू कमर्शलाइजेशन। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड मेंटोरशिप, फंडिंग सपोर्ट एंड इकोसिस्टम एक्सेस ये प्रोवाइड करता है। ये फोकस करता है डीप टेक सॉल्यूशंस में विद पोटेंशियल फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, ठीक है। फोकस एरिया क्या रहेगा इस कोहरेट का, क्लाइमेट टेक, आपका क्लीन एनर्जी रहेगा, हेल्थ केयर, एग्री टेक, मोबिलिटी, एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल गुड, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे फोकस रहेगा। अब फंडिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है जो न्यू कोहरेट है आपका है, ये सपोर्ट करेगा, फंडिंग एंड सपोर्ट ये प्रोवाइड करेगा। जैसे नॉन डिल्यूटिव फंडिंग जो है ये प्रोवाइड करेगा अप टू 3 लाख
पर स्टार्टअप्स, ठीक है, 30 lakhs पर स्टार्टअप ये प्रोवाइड करेगा नॉन डिल्यूटिव फंडिंग्स को। कैपेसिटी बिल्डिंग्स वर्कशॉप यहाँ पे कराई जाएंगे, टेक डेवलपमेंट, बिजनेस स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टर रेडीनेस के लिए। मेंटोरशिप की बात करें तो आईआईटी के जो फैकल्टी हैं, एक्सपर्ट, आपके इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, CSR लीडर्स जो आपके हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, ये यहाँ पे मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ इन्वेस्टर एक्सेस यहाँ पे दिया जाएगा, जैसे डेमो डेज, इन्वेस्टर कनेक्ट सेशंस यहाँ पे होंगे, सिडबी, FITT पिचिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे जो है इनको दी जाएंगी स्टार्टअप्स को। अंडर दिस कोरेट 15 स्टार्टअप्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, जिसमें एजल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, मैकपी सॉल्यूशन, प्रोपिकल टेक्नोलॉजीज, फ्लक्सको मोबिलिटी, AICA हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड, आपका स्लक्स प्राइवेट लिमिटेड है, ओपन स्पेक्ट्रम AI है, देन आपका फ्रूविटेक प्राइवेट लिमिटेड है, प्राविडिया सॉफ्टवेयर है, प्रविद्या, राइट, देन आपका ब्रेव को प्राइवेट लिमिटेड है, इंडिगो टेक्स है, देन आपका IX एनर्जी है, क्यूनोमियल टेक्नोलॉजी, आपका नेक्स्ट है स्कैनेक्स्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड न्यू राइजर। ये सारे आपके जो हैं स्टार्टअप्स हैं जिनको बेसिकली आपका सेलेक्ट किया गया है इस कोहरेट के लिए, ठीक है। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। द फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन कोलैबोरेशन विद IDFC फर्स्ट बैंक हैज launched a Ignite program cohort to support innovation-led startups. Under this program, each selected startups is eligible to receive non-dilutive funding of up to, तो नॉन डिल्यूटिव फंडिंग यहाँ पे हर स्टार्टअप को दी जाएगी 30 लाख की, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ रुपे कॉन्टैक्टलेस पे टैग स्टिकर एंड NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन पेमेंट इंस्ट्रूमेंट डिजाइन्ड to deliver faster, secure and frictionless payment experience to the customer। तो recently जो साउथ इंडियन बैंक है, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है रुपे कॉन्टैक्टलेस पेटैग स्टिकर्स को, ठीक है। यहाँ पे अब आपको जो कार्ड आप स्वाइप करते हो, ठीक है, या इंसर्ट करते हो कार्ड को पेमेंट टर्मिनल्स में, तो ये सारी चीजें अब नहीं करनी पड़ेंगी, राइट। रुपे SIB पेटैग क्या है, एक स्मॉल वेरिएबल और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट टैग है जो फंक्शन करेगा एज अ डेबिट कार्ड। जैसे आपका डेबिट कार्ड काम करता है वैसे ही ये काम करेगा, ठीक है। ये आपका स्टिकर के फॉर्म में अवेलेबल है, वेयरेबल टैग जैसे बैंड्स हो गए, की चेन्स हो गए, इस फॉर्म में आपका अवेलेबल है, ठीक है। नाउ यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिमिट्स की बात करें तो पेमेंट्स आप कर सकते हो यहाँ पे, जैसे पेमेंट्स अबव 5000 एंड अप टू 1 लाख की होगी तो इसमें पिन ऑथेंटिकेशन आपका रहेगा, इससे लेस की जो पेमेंट है वो इजीली यहाँ पे की जा सकेंगी, राइट। ये सपोर्ट करता है एवरीडे स्पेंडिंग ऑफ अप टू 1 लाख रुपीज, राइट। नाउ इसके साथ यहाँ पे क्या बोला है, ई कॉमर्स पेमेंट्स की अगर बात करें तो इट कैन बी यूज ऑनलाइन बाय एंटरिंग कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट एंड CVV, राइट। और जो ट्रांजेक्शन है दे आर फैसिलिटेटेड थ्रू दी SIB मिरर प्लस ऐप, जो इनकी ऐप है उसमें आपको इसकी ये ट्रांजेक्शन्स दिख जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, इट कैन नॉट बी यूज फॉर ATM कैश विड्रॉल्स, ठीक है। ये आपका POS एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस के लिए डिजाइन किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज which digital payment firm received the final payment aggregator license from the Reserve Bank of India in the 2025। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है डिजिटल पेमेंट फर्म है जिसको फाइनल पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दिया था RBI ने, तो इट इज योर M-Swipe टेक्नोलॉजी, ठीक है। M-Swipe टेक्नोलॉजी को फाइनल लाइसेंस यहाँ पे दिया गया है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के लिए, राइट। सो ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में इजीली एज अ पेमेंट एग्रीगेटर काम कर सकता है। इसके अलावा M-Swipe टेक्नोलॉजी जो है इट ऑल्सो होल्ड्स द इन प्रिंसिपल प्रिपेयर्ड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस एंड NBFC लाइसेंस जो इसने ऑब्टेन किया था 2022 में। नाउ नेक्स्ट इज Paytm is expanding its global footprint by setting up wholly owned subsidiaries in which countries through Paytm Cloud Technologies Limited। तो Paytm जो है ये अपनी wholly owned subsidiaries जो है ओपन कर रहा है लग्जमबर्ग एंड इंडोनेशिया में, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर B। अब यहाँ पे क्या बोला है, इट ऑल्सो अप्रूव द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इट्स UAE बेस्ड पेमेंट सब्सिडी जिसका नाम है Paytm अरब पेमेंट्स बाय ऑनबोर्डिंग न्यू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। तो ये नए इन्वेस्टर यहाँ पे ऑनबोर्ड कर रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ यूनिफाइड यूपीआई ऐप लॉन्च बाय द कैनरा बैंक टू प्रोवाइड फास्ट, सिक्योर एंड कन्वीनियंट पेमेंट सर्विसेज टू कस्टमर अक्रॉस बैंक्स। तो रिसेंटली कैनरा बैंक ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है कैनरा एआई वन पे। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। Next is the Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research sign a letter of intent with which private company to establish a center of excellence for your CRISPR innovation and translation। तो रिसेंटली जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो है, इन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है आपका क्रिस्पर बिट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड इसका यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। ठीक है, और ये जो फैसिलिटी है ये डिलीवर करेगी लैब रेडी ड्रग्स डायरेक्टली टू द पेशेंट्स। Now next is the Institute for Development and Research in Banking Technology sign MOU to collaborate across academics, research, training and development with which institution। तो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी का MOU साइन हुआ है किसके साथ, आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए यहाँ पे कोलैबोरेशन किया जाएगा आपका, अक्रॉस द एकेडमिक्स, रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब इस MOU के तहत दोनों ही जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इनका प्लान है, दे विल वर्क ऑन स्टैंडर्डाइजिंग बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज and insurance sector and on the specialized large models for your banking, financial services and insurance use cases। Okay, next question है, which Indian fintech company secured the third party application provider license for from NPCI in 2025। so इनमें से कौन सी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर है, इनमें से कौन सी आपकी फिनटेक कंपनी है जिसको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस दिया गया है NPCI द्वारा। सो इट इज योर पे नियर बाय। ठीक है, कौन सी आपकी कंपनी है, पे नियर बाय। एंड आफ्टर दैट इन्होंने जो है एक ऐप भी लॉन्च की है पे नियर बाय साथी नाम से। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।